तो प्राची जी, ये जो साड़ी पहनी है कहाँ से है ये? सर ये कॉटन की साड़ी है एग्जैक्टली। नहीं बता सकते सर। नहीं बता पाते। मध्य प्रदेश की नहीं है? नहीं सर। तो मध्य प्रदेश की कौन सी साड़ी फेमस है? सर चंदेरी की साड़ी। चंदेरी की। अच्छा, और महाराष्ट्र की कौन सी साड़ी फेमस है? सर महाराष्ट्र की सर आई डोंट। चलिए, और आंध्र प्रदेश की पूछा जाए? सर पोचमपल्ली से पोचमपल्ली। तो थोड़ा सा इसके बारे में कर लीजिएगा। चलिए, आपने पिताजी आपके एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, हाँ जी, और आपने एक कोई इनाम भी प्राप्त किया, कोई एग्रीकल्चर एंड इनोवेशन। तो बताइए, किस तरीके की इनोवेशन भारतीय। योर इंटरव्यूज इन इंग्लिश और हिंदी? सर हिंदी। हाँ जी, हिंदी हिंदी। हिंदी में है। तो किस तरीके की मतलब इनोवेशन की जा सकती है एग्रीकल्चर में? क्या आपने वो ऐसे में क्या लिखा था, और अभी किस तरीके की इनोवेशन करनी चाहिए एग्रीकल्चर में? सर मैंने जो ऐसे लिखा था उसमें सर इनोवेशन के सर मैं 2 लेवल पे बांट के ऐसे लिखा था कि एक जो ग्रास रूट लेवल पे हम इनोवेशन क्या कर सकते हैं कि नए तरीके से जो अपना सकते हैं, तो दूसरा जो R&D हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है सर, उस लेवल पे हमें क्या करना चाहिए इस स्तर तक। तो नहीं, अभी जैसे जिस स्थिति में भारत जा रहा है कि ये छोटी एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स हैं, तो इसमें कोई स्पेसिफिक आप कोई रिकमेंडेशन करना चाहेंगे कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए भारत को? यस सर। सबसे पहले सर जो हमारी लैंड होल्डिंग छोटी है सर, हम इसके लिए सर जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है सर उसकी तरफ जा सकते हैं सर। जैसे सर FPOs है सर, उसकी तरफ हम इनोवेशन देख सकते हैं। उससे दूसरा, अगर जो लैंड होल्डिंग छोटी है सर, हम एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। और सर हमारे यहाँ छोटे छोटे, ये तो कहा जाता है कि भाई छोटे फार्म साइजेस की वजह से मैकेनाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। यस सर। सर इसके लिए जितना सर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं सर उसको बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सर जो हमारे क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग? क्या समझाइए मुझे, क्या है? सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग ऐसी कि सर हम एग्रीकल्चर के साथ लाइफ स्टॉक को जोड़ दें। जैसे कि सर एक का जो भी अपशिष्ट या रेसिड्यू होता है सर, दूसरे के लिए सर वो इनपुट का काम करे। तो जैसे सर हम गांव में जो हमारे गाय बैल पालते हैं उससे सर जो हम खाद बना सकते हैं, उस सर उसका एग्रीकल्चर में प्रयोग करें। सर उसके साथ हम मुर्गी पालन और मछली पालन कर सकते हैं सर, हम डेयरी उत्पाद में वो कर सकते हैं। और आप एक मध्य प्रदेश से आए हैं, एक चीज़ बड़ी वहाँ पॉपुलर हो रही है, एग्रोवोल्टिक्स। सुना है आपने इसके बारे में? सर फ्लोटिंग सोलर के बारे में सुना है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स। हाँ जी, क्या बताएं? सर फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगी सर, अनुमान लगा। तब भी अंदाजे से क्या होगा? सर फ्लोटिंग नहीं मतलब, ये मैं आपको दोनों चीज़ें इसलिए पूछ रहा हूँ जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। तो एग्रोवोल्टिक्स है कि भाई आप एग्रीकल्चर फार्म में ही सोलर पैनल्स लगाएं, लगाएंगे ताकि भाई उससे फार्मर की इनकम बढ़ सके। डबल। सर जो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर की लैंड है सर उसके पास में ही, या फिर जो ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर इस पे हम नहीं कर रहे हैं उन पे सर जो है सोलर फार्म लगाने की सर योजना है सर। ये मुख्यमंत्री सौर उपकरण वितरण योजना भी सर हमारे यहाँ इस संदर्भ में चल रही है। कुसुम योजना के बारे में सुना है आपने? यस सर। क्या है वो? सर ये जो जो ट्यूबवेल्स होते हैं सर, उन्हें सोलर पंप से चलाने की सर योजना है। क्या टारगेट है इसके भारत सरकार की? सर एग्जैक्टली नहीं। और इसके साथ साथ जुड़ी एक और स्कीम है, PM सूर्य घर बिजली योजना। यस सर। सर ये जो है सर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना होकर सर जो हमारे डोमेस्टिकली जो हम है सर घर पे सोलर रूफ प्लांट लगाएं सर, उससे संबंधित। हाँ। प्राची, एक चीज़ बताइए मुझे, आपने ग्रेजुएशन मैथ्स में किया है? यस सर। 122 सुभद्रा शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, यस सर। गंजोबरा। गंजवासुदा। यस। हाँ, गंजवासुदा। तो ये सुभद्रा शर्मा क्या इतिहास है? सुभद्रा शर्मा कौन है? सर सुभद्रा शर्मा हमारे जो नवे राष्ट्रपति हैं शंकर दयाल शर्मा जी, हाँ। सर उनकी माता जी का नाम है सर। अच्छा, तो उनके नाम पर ये कॉलेज बना हुआ है? जी सर, हमारे जो कॉलेज है सर उसका उद्घाटन सर जो हमारे नवे राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने ही किया था। ओके। सर उसी उस वक्त। तो उनके माता जी के नाम पे क्या वो कॉन्स्टिट्यूंसी की वो थी या क्या थी, या उस प्रदेश जगह से बिलोंग करते थे शंकर दयाल शर्मा? और कोई इतिहास भी, या नहीं सर, उन्होंने इनोवेशन करना था इसलिए वो? सर ऐसा कोई इतिहास नहीं। अच्छा, ठीक है। आपने ये हिस्ट्री में है, आप बताइए पानीपत की लड़ाई का
भारत के इतिहास पर तीसरी लड़ाई, भारत के इतिहास पर क्या फर्क पड़ा? सर पानीपत की तीसरी लड़ाई सर, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के के बीच बीच में, में। जी। सर इस लड़ाई का जो प्रभाव भारत पे पड़ा सर, वो एक तो मराठा की हार के रूप में पड़ा, जिससे सर मराठा को जो मुगल्स के बाद जो उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था, तो सर ये मराठा पावर का एक तरह से डिक्लाइन देखने को मिला, जिसके बाद से सर पेशवा की मृत्यु हो गई। और सर दूसरा कि जो अब्दाली ने आक्रमण किया था सर, वो आक्रमण करके फिर चले गए। उन्होंने एक भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की, जिससे सर एक शक्ति शून्यता पैदा हुई सर। इसलिए इस युद्ध के विषय में कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध ने यह तो निर्धारित नहीं किया कि कौन इसका ये निर्धारित नहीं किया कि कौन बनेगा, लेकिन ये निर्धारित किया कि कौन नहीं बनेगा शासक। हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? सर इसके विषय में सर इतिहासकारों में मतभेद दिखाई देता है, लेकिन सर अगर हम कहें तो सर इसमें जो अकबर की सेना है सर, वो विजयी मानी जाती है। अच्छा, उसके बाद राणा प्रताप ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? सर उन्होंने अपनी जो राजधानी है सर, वो बदल दी थी, और सर चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था सर, और सर वहां से वो युद्ध को जारी रखा था। किस प्रकार का युद्ध किया था उसके बाद उन्होंने? सर गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया था। गुरिल्ला पद्धति का युद्ध क्या होता है? सर इसमें सामने से अटैक नहीं किया जाता सर, इसमें छिप के सेना पर अटैक किया जाता है सर। आप शाम को वॉक करती है, यस सर। एक वॉक में जो एक तो उद्देश्य आप कहेंगे कि हम शांति मिलते हुए अपने समय में तय जवाब देंगे, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कैलोरी बर्न करते वॉक में या हल्का जॉगिंग में कैलोरी बर्न होती है, उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं जिससे कैलकुलेट किया जा सकता है कि मेरी अभी बोलते हैं 10,000 स्टेप कर लिए मैंने, ऐसे सब लोग बोलते हैं। यस सर। तो कैलोरी इसमें बर्न होती है, तो कैलोरी बर्न के लिए क्या क्या चीज़ें फैक्टर कैलकुलेट करने में आते हैं? सर पहला तो सर हमारे स्टेप्स आते हैं कि हम कितने स्टेप ले रहे ठीक हैं। है। सर दूसरा सर हमारी जो मूवमेंट है बॉडी की सर, वो कैसी है कि हम बॉडी पूरा हिलाते हुए चल रहे हैं या फिर एकदम। ठीक है। सर तीसरा हमारी सर हार्ट बीट भी सर इसमें रोल प्ले करती है। ठीक है। और सर हमारा जो सांस लेने की दर है सर, उससे भी सर निर्धारित होता सांस लेने की दर कैसे तेज धीरे होगी, क्यों होगी? है सर कि हम कितनी स्पीड के साथ चल रहे हैं सर। हाँ, तो स्पीड निर्धारित करती है। और सर तैयार कुछ चढ़ाई उतराई? ये सर अगर अगर आप चढ़ाई पे जा रहे हैं तो उतने कदम में ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी। यस सर। अगर आप कोई वजन लेके जा रहे हैं तो सर और ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी। तो कई चीज़ें होती हैं जो फैक्टर्स जो कैलोरी बर्न करने के लिए काम। ओके प्राची, यस सर। प्राची का अर्थ क्या होता है? सर सूर्य की किरण। सूर्य की किरण। आप विदिशा के रहने वाली। यस सर। विदिशा का नाम विदिशा क्यों पड़ा? सर विदिशा के नाम की विदिशा होने के सर कई अर्थ कथाएं सर उसमें प्रचलित हैं, लेकिन सर जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है कि जो राजा रुक्मानंद थे सर, उन्होंने एक अप्सरा से विवाह किया था जिनका नाम सर विश्वा था, उसके नाम पर सर विदिशा नाम पड़ा। विदिशा हिस्टोरिकली क्यों इम्पोर्टेंट है? यस सर। विदिशा का सर एक तो सर अशोक के लिए जाना जाता है सर। जो अशोक की धर्म पत्नी थी देवी सर, वो विदिशा के एक वैश्य व्यापारी की कन्या थी, और विदिशा में ही वो ज़्यादातर रही हैं। और सर विदिशा में जब उनके जो पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, जब वो श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जा रहे थे, तब वो सर यहाँ मिलने आए थे, और उसके उपलक्ष्य में सर कई चैत्य और विहारों का निर्माण भी विदिशा में किया गया। इसके अलावा सर जो हेलियोडोरस का स्तंभ है वो भी सर विदिशा में पाया जाता है सर, जो हमारी विदेश नीति का एक स्तंभ माना जाता है। हमारी विदेश नीति के कौन कौन से 3 मुख्य स्तंभ हैं? हमारी भारत की विदेश नीति के व्हाट आर द 3 मेजर प्लैंक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? सब जो हमारी पॉलिसीज हैं सर वो। हाँ, भारत की विदेश नीति के 3 मुख्य आधार क्या हैं? सर फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और बताएं। यस सर। दूसरा हमारी सर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और सर तीसरा हम कह सकते हैं सर मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी। मल्टी अलाइनमेंट, यस मल्टीलैटरलिज्म, इन दोनों में क्या फ़र्क है?
सर मल्टीलैटरलिज्म हम वैश्विक संदर्भ में ये प्रयोग कर सकते हैं जब दो से अधिक देश जब सर किसी भी मुद्दे पर सर साथ में आते हैं और निर्णय लेते हैं सर, वो मल्टी अलाइनमेंट कहलाता है। और सर हमारी जो पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट की, और सर आपने पूछा मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म और मल्टी अलाइनमेंट में फ़र्क क्या है, मैंने ये पूछा। ये सर अगर हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करें तो सर ये यही है कि हम जब दो से अधिक देश किसी मुद्दे पर हम एक साथ आते हैं सर, वो मल्टीलैटरलिज्म है। और सर मल्टी अलाइनमेंट है कि जो विश्व में अभी वैश्विक शक्तियां हैं उनके साथ सर भारत अपने संबंध रखेगा अपने हितों के अनुसार सर, सबके साथ अलग अलग संबंध। तो क्या हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं या मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं? सर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं। एक स्टेटमेंट ये कहता है कि आज की तरफ में हम एक बाइपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं। क्या इस बात से सहमत हैं, हाँ या ना? क्यों? नहीं सर। क्यों? सर मुझे लगता है कि अगर हम बाइपोलर की बात करें जहाँ हमें यूएस और चाइना की हम बात करते हैं, लेकिन सर जो रशिया है सर वो, और सर भारत भी सर एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है सर, यूरोपियन यूनियन है, तो सर ये अपना सर विश्व भू राजनीति में सर अपना अलग महत्व रखती हैं सर, इसलिए हम नहीं कह सकते कि हम पूर्णतः बाइपोलर वर्ल्ड। आपका रोल मॉडल है कोई? हर एक व्यक्ति का कौन है रोल मॉडल और क्यों है? सर मेरी मम्मी है। आप सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं? यस। 5 महिला सिविल सर्वेंट्स के नाम बताएं। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, रेवेन्यू, एनीथिंग, ये Yes, sir. पहले के और आज के, यस कोई भी 5। सर आईपीएस किरण बेदी। बिल्कुल। और सर दूसरा सर दुर्गा शक्ति नागपाल, सर और? अनु कुमारी, षष्ठी जैन देशमुख और सर सौम्या पांडे। भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी? सॉरी सर है। सोचो ध्यान से आप। निरुपमा राव का नाम सुना है आप? नहीं सर। जो आपने हमेशा याद रखना कुछ प्रमुख महिला डिप्लोमेट्स, ज्यूरिस्ट और उनके नाम देख लें, है ना? ओके। प्राची, यस सर। ग्राफोलॉजी क्या होता है? ग्राफोलॉजी, हाँ सर। आपने साइन हिंदी में किया है, बहुत अच्छा लगा। आपने साइन के नीचे जो लकीर खींची है वो क्यों खींची है? क्योंकि इसका तो सीधा तात्पर्य कुछ आपके साइन से नहीं है। यस सर। क्यों खींची? सर वो मेरी हैबिट बन गई है अपने नाम के नीचे लकीर खींचना। इतनी लंबी लकीर, मतलब आपको पता है ग्राफोलॉजी के हिसाब से कैसी पर्सनालिटी शो कर रहा है? नो सर। नहीं पता है? ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यस सर। कंपनी का नाम क्या था? सर यूनियन कार्बाइड। क्या गलती रही और भारत सरकार ने उसने बाद में क्या मेजरमेंट लिए या क्या उसको रोकने के लिए क्या वो लिए स्टेप्स लिए? यस सर। सर अगर हम गलती की बात करें तो सर पहली गलती थी कि सर जो जहाँ पे सर जो सिविलियन पॉपुलेशन रह रही थी वहाँ सर ये अलाउड ही नहीं था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और वो भी सर जो मेथाइल आइसोसाइनेट गैस है सर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रयोग हुई थी सर, इस तरह की खतरनाक इंडस्ट्री खोलने। पहली गलती तो यही थी सर। दूसरी गलती सर उसके ऑपरेशन में थी सर, जो टैंक्स जिनमें गैस रखी हुई थी सर उसको सर आधा भरा रखने की रूल्स थे, जिससे कि अगर गैस लीक भी होती है सर तो वो मतलब कि उससे बाहर ना जाए। लेकिन जो एक तो जो टैंक्स प्रयोग किए गए सर वो छोटे थे और सर उनको फुल भर के रखा गया सर। और तीसरा सर जहाँ जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे सर वो ट्रेन नहीं थे सर उस। अच्छा, तो ऐसी गलती नहीं हुई, उसके लिए क्या मेजरमेंट लिए? सर सरकार ने सर सबसे पहले तो सर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हम लेकर आए और सर उसके अंतर्गत हमने प्रावधान किए हुए हैं। और सर जो इंडस्ट्री लगाने के लिए सर सीपीसीबी ने सर क्राइटेरिया रेड, ऑरेंज, पिंक के स्तर पर परिवर्तन। तो ये सब होने के बावजूद भी गैस लीक की घटनाएं बन रही हैं आज भी, और आज भी लोग मर रहे हैं। अभी रिसेंटली 2-3 जगह घटनाएं बनी। तो ये सब तो मानदंडों के साथ ही बन रही है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तो बहुत गंभीर समस्या है, इट शुड बी टेकन वेरी स्ट्रिक्टली, तो ऐसा तो हुआ नहीं। यस सर। सर इसका जो मेन कारण है सर जो लॉस है सर उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाना है सर। कौन करता है इम्प्लीमेंटेशन? किसको करना रहता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन? सर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ब्यूरोक्रेट्स। यस। तो आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स ने अच्छे से काम नहीं किया?
सर कहीं ना कहीं सर फॉल बैक तो है सर उन चीज़ों में कि जब हमें ये रिपीटिशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, हिंदू कुश क्या है? सर हिंदू कुश सर ये माउंटेन है। कहाँ पर है? सर ये एशिया में है सर। क्या है उसका स्ट्रेटेजिक क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस सर हिंदू कुश जो रेंज है सर ये एंशियंट से लेके सर मॉडर्न टाइम तक सर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रही है सर। अगर एंशियंट टाइम में देखें तो जो हिंदू कुश में स्थित दर्रे हैं सर उनसे सर भारत में आक्रमण हुए हैं। और सर अगर वर्तमान की अगर बात करें तो सर ये हमारी जो इंटेलिजेंस है और सर हिंदू कुश ऐसी रेंजेस है सर जहाँ से हम पाकिस्तान और चाइना सर दोनों पर निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आप विदिशा से हैं, एक जैन संत हो गए जिनका बहुत बड़ा प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड विस्तार में है, नाम बता सकती हैं आप? सर एग्जैक्टली नहीं। जिनका अभी रिसेंटली उनकी समाधि हुई और प्रधानमंत्री ने पूरा उनके ऊपर स्पीच दिया था। सॉरी सर। आचार्य विद्यासागर जी का नाम सुना है? सॉरी सर। ठीक है, थैंक यू। जी। तो प्राची कैसा लगा आपको? कैसी लग गई आपकी इंटरव्यू? सर ठीक था सर। मुझे लगता है कुछ एरियाज में काम करने की ज़रूरत है। हाँ, तो देखिए, एक तो आपने हिस्ट्री ले रखी है। तो एक जैसे एमपी से रिलेटेड हिस्ट्री है, विदिशा की, एमपी की, ये अच्छा सा, भोपाल की भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आपकी उसमें जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो काफ़ी प्रोमिनेंटली उभर के आता है। और साथ में यहाँ आप इनोवेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जब इनोवेशन का है वर्ड आ रहा है तो इनोवेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन, स्टार्टअप है, अटल इनोवेशन मिशन है, ये सब कई चीज़ें इनोवेशन से रिलेटेड। आई होप आपने उसके ऊपर तैयारी करी है। इनोवेशन वर्ड काफ़ी की है आजकल, इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। तो ये जैसे एग्रीकल्चर में है, मतलब ये तो थोड़े से लॉजिकल से टाइप के क्वेश्चन थे ना, मतलब एग्रोवोल्टिक्स है, सोलर, फ्लोटिंग सोलर है, तो ये सब आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ें हो रही हैं तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके पिताजी भी उसमें काम करते हैं, तो थोड़ा सा है। बाकी साड़ीज़ के बारे में था, तो साड़ी बड़ी अच्छी पहनी है आपने, बट लेकिन साड़ी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बाकी सारे स्टेट्स की भी क्या साड़ियाँ हैं, तो भी कोई भी अगर लेडी ऑफिसर होती है तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल, बट इट आल्सो शोज़ कि भाई आपका इसमें इंटरेस्ट है। तो क्योंकि आप लेडी कैंडिडेट हैं तो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़, वुमेन एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, कोई जुडिशियल वर्डिक्ट्स वगैरह इसके रिलेटेड हैं, तो वो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपके पास समय है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है और भी पोटेंशियल अच्छा है। आज भी बड़े काम, क्वाइट, कंपोस्ट आप अच्छे हैं, कोई तो काफ़ी पॉजिटिव्स हैं, बट डेफिनेटली यू कैन डू मच बेटर। और 2 हफ्ते आप थोड़ा सा, एक तो करंट अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डैफ आपका थोड़ा सा फोकस है तो करंट अफेयर्स के ऊपर भी बात काफ़ी जा सकती है। तो आप करिए, तैयारी करिए, तो मुझे तो लगता है काफ़ी अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा, पर थोड़ा सा फोकस तरीके से अभी तैयारी कर लीजिए। थोड़ी सी नॉलेज बेस बढ़ानी है, बट नॉलेज बेस इतने डेप 2 हफ्ते में है तो करंट अफेयर्स और उसके ऊपर ही फोकस करें, और वो भी जो भी आपसे डैफ से रिलेटेड चीज़ें आती हैं तो उनके ऊपर करिए। कोई भी अखबार पढ़ रहे हैं भाई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी खबर आ रही है उसको ज़्यादा डीप पढ़ें, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई खबर आ रही है उसको ज़्यादा पढ़ें। फिर मैथमेटिक्स भी आपने लिया है तो इसके अंदर भी जनरल एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो थोड़े से ज़्यादा डीप तो कोई अब जा भी नहीं पाएंगे और कोई ज़रूरत भी नहीं है, बट जनरल क्वेश्चन जो भी मैथमेटिक्स रिलेटेड हों तो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, तैयारी भी अच्छी है, तो बट थोड़ा सा और कंसंट्रेट करके पढ़ाई करिए। नहीं प्राची, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा आंसर है, बैलेंस्ड है, शांति ऐसे ही रखो, मेंटेन रखना, और सोच के शांत रह के एक आध सेकंड पॉज लेके अपना पॉइंट वाइज जवाब बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना, ठीक है। ज़्यादा हाथ आपने टाइट पकड़ा होता नीचे तो वो हम ऐसे रिलैक्स रखो, आप ऐसे बिल्कुल टाइट पकड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत एक आध बार हाथ से एक्सप्लेन भी करना तो कर सकते हो ऐसे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर ऊपर नहीं उठाई, तो नॉर्मल आप कर सकते हैं। बाकी अच्छा, अपने मेरे चेयरमैन सर ने बता दिया,
कंसोलिडेट कर लो नॉलेज, ओके फोकस करो। सर जी ग्राफ लाइन ग्राफुल है, यस। कोई भी आदमी अगर बहुत श्योर होता है, मतलब मेटिकुलसली कुछ चीज़ को परफेक्शन लाना चाहता है और उसका लक्ष्य बड़ा होता है, जैसे यू मस्ट बी एमिंग हाई, मतलब हमें वो तो दिख ही रहा है, अब चलो वो तो मैं अब क्या बोलूं। तो अगर आप पहले होता तो मैं बता सकता था इस बात को कि अपने प्राची के लिए जो लाइन खींची है वो प्राची से भी बहुत लंबी खींची है, मतलब योर पर्सनालिटी शुड बी समथिंग बिगर देन खुद प्राची, ऐसा आपका फीलिंग है। सही है क्या ये? तो फिर हो गया, वैसे सही है वो तो, इसलिए अब तो इस स्टेट, लेकिन आप पहले मिला होता तो बता। तो वही दादा भजन वगैरह तो आता है ना आपको, कोई गाना होगा तो कर दीजिएगा, लेकिन सिंपल भजन जो चीज़ लिखी है आपने डेफ में शुरू से अंत तक, उसके बारे में बिल्कुल पक्की जानकारी रखो ताकि कोई भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। ओके सर पिताजी एग्रीकल्चर में है, उसके बारे में, भजन के बारे में, कुछ भी जो आपको इवनिंग वॉक के बारे में सबने पूछा, डैफ के बारे में पूरी जानकारी, अपने ऑप्शनल के बारे में जानकारी, अपने करंट अफेयर्स नेशनल एज वेल इंटरनेशनल के बारे में जानकारी, 14 तारीख को जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, 14 तारीख को बहुत त्योहार है ऑल इंडिया, अच्छी जानकारी रखें। पर उसका कि और भी है, मतलब कल्चरल क्या पूरे देश को जोड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अलग अलग जगह, लेकिन एक वो है, तो ये सब चीज़ें, कई चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। सर जैसे कि सर 15 जनवरी को सर मेरा बर्थडे है, तो सर 15 जनवरी के दिन के लिए जैसे सर इंडियन आर्मी डे होता आर्मी है डे उस होता दिन, है, हाँ। तो सर उससे रिलेटेड क्या क्या इस साल का थीम क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं, और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी है और थीम है, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 14 जनवरी का आपका है, तो वो डेट ऑफ बर्थ तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है ना सर 15 जनवरी। हाँ पूछा जा सकता है कभी आर्मी डे का आपको थीम वगैरह पता हो सकती है क्यों मनाया जाता है? 1948 में चीफ ने टेक ओवर किया था जगह करीब, थोड़ा सा बस आप एक क्वेश्चन बैंक बना ले इसके आधार पे, और जो भी, और छोटे जवाब लिखे 3 से 4 वाक्यों में, 3 से 4 वाक्यों में, फिर आप देखना आपका और भी आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। वैसे भी बड़ी अच्छी एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर अपना सब बहुत करें, बहुत अच्छा। बहुत थैंक यू सर।